तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार गायब रहा और बहुत दिल था कि वीडियो लाऊं, आपके सामने बनाऊं, उसको आपको दिखाऊं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी। हालांकि आज वो वक्त नहीं कि उसके बारे में आपको बताऊं या फिर अपना कोई दुख रोऊं। जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन आज जो हुआ वो अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ है। लेकिन हाँ, जब रात के 1 बजे मैं जग रहा था और इस घटना के बारे में पता चला, उससे लेके दोपहर के 3 बजे तक ऐसी बेचैनी थी दिल में। एक क्रिएटर होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते, और आपको हमेशा कहानियाँ सबसे पहले मैं बताता हूँ, घटनाओं के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। इस वजह से दिल में एक बेचैनी थी कि वीडियो को जल्द से जल्द आपके सामने लाऊं, आपके सामने पूरी घटना के बारे में बताऊं। पाकिस्तान का भी अपना एक अलग रोना था, दिल में इच्छा थी कि उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन अफसोस मुश्किल ऐसी थी कि मैं कर नहीं सकता था। वीडियो अपलोड, कम्युनिटी पोस्ट, ये तमाम चीज़ें रोक दी गई थी। अब क्यों रोकी गई थी इसके बारे में कभी आराम से आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, दिल में बेचैनी थी, बट किस्मत ने साथ दिया। जो भी वजह थी वजह दूर हुई और आज पूरी कहानी आपके सामने है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, क्या कहानी थी, पाकिस्तान के क्या दावे, भारत का क्या अपना एक पहलू है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के धीरे धीरे इस कहानी को बताना शुरू करते हैं। हालांकि ये कहानी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जो कुछ है उसको आपके सामने रखता हूँ। दरअसल इस घटना की असल शुरुआत हो गई थी 22 तारीख से, और जो लोग जानकार हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स जानते हैं, उनको ये पता होगा कि इस घटना की असली शुरुआत हो गई थी 19 तारीख से। 19 तारीख को मोदी जी का दौरा था जम्मू कश्मीर में। इस दौरे पे मोदी जी को एक ट्रेन चलानी थी श्रीनगर से कटरा के लिए, लेकिन अचानक से कुछ अलर्ट मिलता है और आतंकवादियों की साजिश थी कि उनके ऊपर अटैक करें और साथ ही ये मैसेज दें कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत से अलग है, भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज और सर्च ऑपरेशन चलाने वाले लोगों ने तमाम जो इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने अपने ऑपरेशन चलाई। हालांकि किसी भी आतंकवादी को पकड़ा नहीं जा सका। उसके जस्ट बाद मोदी जी का जो दौरा था वो किसी और कारण से कैंसिल हो जाता है। 22 तारीख तक ये चेकिंग चलती है और 22 तारीख को जैसे ये चेकिंग बंद होती है, आतंकवादियों को मौका मिलता है। उसके बाद 22 तारीख को पहलगाम की घटना को अंजाम दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं, आने के बाद जो वहाँ पे टूरिस्ट थे उनको गोलियों से। इसके बाद जब ये घटना सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन तमाम न्यूज़ चैनलों द्वारा पूरी दुनिया, पूरे देश में फैलती है, तो सबके जहन में बस एक सवाल था कि मोदी जी बदला कब? हमें बदला चाहिए, हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब कर दीजिए, हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए। अब ये डिमांड हर एक देशवासी उठा रहा था। इसी दौरान एक एक दिन गुजरता चला गया। जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाए, भारत के जो लोग थे उनका दिल टूट रहा था। सच बताऊं, मेरा भी टूट रहा था। मैंने 2-4 वीडियो भी बनाए कि नहीं, कब होगा कब होगा। लेकिन जैसे इस घटना के 12 दिन गुजरते हैं, अचानक से फिर से कुछ आसार दिखते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस उस चीज़ की कि अगर हमारे देश में कोई हमला हो तो हम उससे निपटेंगे कैसे। प्रैक्टिस उस चीज़ की कि अगर कोई बम गिरे, कोई मिसाइल गिरे, कोई एयर स्ट्राइक हो हमारे ऊपर, तो हम उससे कैसे निजात पाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे आसपास के लोगों को बचाएंगे। ये तमाम प्रैक्टिस चलती रही। ये कहा गया कि प्रैक्टिस होगी। बिहार में शायद थोड़ी बहुत हुई थी और प्लान ये था कि 7 तारीख को यानी आज ये प्रैक्टिस होगी। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रैक्टिस हो पाती, इससे पहले कि कोई मॉक ड्रिल हो पाती, इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, अचानक से रात के 1:05 पे पाकिस्तान के अंदर भारत की मिसाइलें घुसती हैं। शुरू में मुझे लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ है, कोई मेम पेज है, कोई मिडिल ईस्ट की घटना का वीडियो है। लेकिन 1:40-45 के आसपास कंफर्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खंगालना शुरू किया। भाई, भारत की मीडिया दिखा रही थी, मुझे लगा पाकिस्तान का भी पक्ष जान ले, तो पाकिस्तान मीडिया को भी खंगाला, चेक किया, तो लगभग 2-2:30 बजे तक पाकिस्तान मीडिया का भी पक्ष आ गया था। और दोनों मीडिया यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ने, क्योंकि उस टाइम आर्मी का कोई स्टैंड आया नहीं था और किसी पॉलिटिशियन ने कोई पोस्ट नहीं किया था, तो जो कुछ था मीडिया के माध्यम से ही था। ये कंफर्म हो गया कि हाँ, भारत ने अटैक कर दिया। अब इसमें अलग अलग दावे हैं। पहले मैं आपको पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप पाकिस्तान के ऊपर किए गए इस कार्रवाई का मतलब नहीं समझेंगे। दरअसल जब पहलगाम घटना हुई थी,
इस घटना को ही हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई थी और जानबूझ के ये प्रयास किया गया था कि भारत में जो हिंदू हैं या फिर जो सामान्य आदमी है, जो ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानता, जो ज़्यादा समझदार वाला काम नहीं करता, बस अपनी रोजी रोटी में मस्त है, उसका खून खौल जाए मुसलमानों पे। इस वजह से धर्म पूछ के मारा गया ताकि भारत में हिंदुओं को लगे कि यार हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं। अच्छा लगा भी था। इसके जस्ट बाद फिर भारत के लोग नाराज हो मुसलमानों पे और कुछ मुसलमानों पे अत्याचार करें। यह पाकिस्तान का प्लान था और पाकिस्तान थोड़ा बहुत अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता अगर ये अटैक थोड़ा सा लेट होता, लेकिन भारत ने अटैक किया। इस अटैक में भारत का क्या स्टैंड है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान का अटैक जान लीजिए। 2-3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के आर्मी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उसको आपको सुनाऊंगा नहीं, बस बता दूंगा। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 ठिकानों पे या 6 ठिकानों पे अटैक किया है और उन्होंने कुछ दुख भरी खबरें अपनी बताई। उन्होंने कहा कि एक जगह है अहमदपुर सरकिया, ये बहावलपुर में है। अहमदपुर सरकिया में एक मस्जिद सुभान है, वहाँ पे भारत की मिसाइल आके गिरती है, इसमें 5 लोग मारे जाते हैं और 31 लोग घायल हैं। इन्होंने फिर बताया कि मुरीद के ये शेखपुरा में है, यहाँ पे उन्मूल कुरा मस्जिद है, इस मस्जिद पे भी भारत हमला करता है और इसमें 1 मौत और 1 घायल। प्रोपोगेंडा आप देखिए। मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद बिलाल है, वहाँ पे हमला हुआ। कोटली में भी सेम मस्जिद, धार्मिक जगह, यही दिखाने की कोशिश की। सियालकोट, सक्करगढ़, इन तमाम जगहों पे पाकिस्तान का रोना ये था कि भारत ने जानबूझ के मस्जिद पे हमला किया और जो भारत है वो इस्लाम का दुश्मन है। यानी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने वो षड्यंत्र रचने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इजराइल गज़ा पे अटैक करता है, सेम यहाँ पे भारत ने भी पाकिस्तान पे अटैक किया। और देखो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अंदर कितना जहर है, मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर कितना जहर है कि एक एक करके मस्जिदों को टारगेट किया। बताइए, मस्जिद कोई टारगेट करने की जगह होती है? ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा था। इसके बाद इन्होंने अपने अंतरंग सपनों में हमारे जहाज़ों को गिराना शुरू किया। यानी इनके हिसाब से भारत के 3-4 राफेल गिरा दिए, 3-4 MiG-21 गिरा दिए, कुछ सुखोई गिरा दिए। अरे मुझे लगा शायद भारत में भी ये चले आए थे कुछ, जब सोशल मीडिया पे ही करना है तो अपने मुंह से ये सब कुछ कर रहे थे। बहरहाल उसका कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, जो प्रूफ दिखाया इन्होंने उस पर इनका खूब मजाक बना, चूँकि सोशल मीडिया पे मैं भी बाकायदा लड़ रहा था इनसे। तो एक ऐप है, एक बोट है AI का, ग्रोक, ये ऐसे पोस्ट बोलते और मैं नीचे कमेंट करता था कि भाई ग्रोक वेरीफाई कीजिए, तो कभी बताता कि 2014 का है, कभी बताता 2020 का है। तो यहाँ पे भी ये खूब जलील हुए। लेकिन पाकिस्तान और ज्ञान, ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे की उल्टी है, तो खुश हैं अपने में। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है? इस एयर स्ट्राइक में क्या कुछ हुआ और धर्म का जो एंगल पाकिस्तान ने जोड़ने की कोशिश की, इस पे भारत ने कैसे विजय पाई, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी करती और हो सकता है भारत के डिफेंस मिनिस्टर करते। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, चूंकि पाकिस्तान की आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो भारत की आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था। तमाम लोग इंतजार करके बैठे थे कि कब आएगा, ऑफिशियल पुष्टि कब होगी, कब भारत की आर्मी बताएगी कि कैजुअल्टी कितनी हुई। इसके बाद सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो लीड कर रही थी, जिन्होंने हिंदी में सब कुछ बताया, उनका नाम था मेजर सोफिया अंसारी, सोफिया कुरैशी, माफ़ कीजिएगा। अब ये नाम पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा तमाचा था कि पाकिस्तान के मानो काटो तो खून नहीं। पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, उस प्रोपेगेंडे को अकेला यही नाम ऐसा था जो बेनकाब कर रहा था। अब साथ ही आर्मी के जवानों ने जो कुछ पोस्ट किया और जो कुछ बताया, उसको भी आपको मैं बड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। पहला पोस्ट हमारा यही था कि हमने पाकिस्तान में अटैक किया है, हमने एयर स्ट्राइक की है। उसी के जस्ट नीचे हमने लिखा था कि हमने ना किसी आर्मी स्ट्रक्चर को छुआ और ना ही हमने किसी सिविलियन को टारगेट किया। हमारा टारगेट केवल और केवल आतंकवाद और उससे जुड़े लोग और उससे जुड़ा कैंप था। अब 2 चीज़ें हमने बोल दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, ये एक महिला पुलिसकर्मी या फिर महिला आर्मी के जवान द्वारा की गई, तो फिर यहाँ धर्म का भी एंगल ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान ने अपना दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया कि हमने भी मारा, हमने भी मारा। अब इन्होंने जब ऑफिशियल तौर पे खुद बोल दिया कि हमने मारा, हमने जहाज़ गिरा दी,
भारत ने सवाल पूछ लिया कि भाई जहाज़ गिराया तो कहाँ, जैसे आपके यहाँ की विजुअल्स आए कि आपने वीडियो खुद बना के पोस्ट किया कि भारत ने हमला किया, भारत ने हमला किया। तो फिर हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ उसका वीडियो कहाँ है? इन्होंने कुछ वीडियो भी दिखा दिए। अब उसको जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो वीडियो तो 2-3 साल पुराना है। तो यहाँ भी इनकी बेइज्जती हुई। तो पहला जो ये धर्म का एंगल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो है वो धर्म को देख के टारगेट कर रहा है, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, इनका ये एंगल खत्म हुआ। दूसरा एंगल इनका ये था कि हमने भी अटैक का जवाब दिया है, तो फिर वो भी एंगल इनका खराब हो गया। अब इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि अगर भारत हमला बंद कर दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, कर तो तुम वैसे भी कुछ नहीं पाओगे। हाँ, कैराना हरकत इनकी यही थी कि जब इतना बड़ा अटैक इनके ऊपर हो गया तब ये बैठे छुप के लोकल सिविलियन पे फायरिंग करने लगते हैं। इंडियन आर्मी इसका भी जवाब देती है, तब ये खामोश हो जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का पहलू है, लेकिन एक्चुअल चीज़ें क्या है, जो चीज़ें पूरा दिन, आज मैं कल रात से शायद सोया ही नहीं हूँ, दिन में 1-2 घंटे की नींद आई थी, लेकिन फिर एक इंतज़ार की चैनल जल्द से जल्द ओपन हो और मैं वीडियो डालूँ। तो एक्चुअल तस्वीर क्या है और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है उसको अब आपको बताता हूँ। भारत ने जो हमला किया है, पहला जो एयर स्ट्राइक वैसे तो 25 मिनट तक, यानी 1:05 से 1:30 तक ही पूरी एयर स्ट्राइक चली है। 9 टारगेट थे। इन पे कितने बम गिराए गए उसकी कोई गिनती ही नहीं है। विजुअल्स आप सुबह से शाम तक देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिखाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ और साथ ही उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। पीओके में एक जगह लगती है मुजफ्फराबाद, और इसी मुजफ्फराबाद में लश्कर सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया था। और इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर ये पूछा जाए कि क्यों, तो इस ट्रेनिंग सेंटर पे अटैक करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुलमर्ग हो और चाहे पहलगाम हो, इन तीनों ही बड़ी घटनाओं में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी इसी सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर में दी गई थी। तो सबसे पहले इसको उड़ा दिया गया। यानी जो पहलगाम का हमला है, चाहे सोनमर्ग का हमला है, चाहे गुलमर्ग का हमला है, ये तीनों ही हमलों का बदला, यानी जिस जगह से इसकी साजिश रची गई थी हमने उस जगह को ख़त्म कर दिया। इसके बाद इसी मुजफ्फराबाद में सैदान बिलाल कैंप है। इसी सैदना बिलाल कैंप में चाहे लश्कर तैयबा के हथियार हों, चाहे विस्फोटक हों, और इनके आतंकवादी जब जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ये तमाम चीज़ें इनका यहाँ रखा गया था। एक तरह से कह दें कि लश्कर तैयबा का गोदाम था, और इस गोदाम पे हमने हमला किया और उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोटली में किया। यहाँ पे जो गुरुपुर कैंप है लश्कर का, इसको भी हमने बर्बाद कर दिया। और 2023 में जो पुंछ में हमला हुआ था, इस हमले की भी साजिश यहीं से रची गई थी, तो हमने 2023 की पुंछ हमले का भी बदला ले लिया। उसके बाद भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ पे लोगों को हथियार चलाना सिखाया जाता है। यानी अगर आतंकवादी हैं उनको ब्रेन वॉश उनका कर दिया गया, उनको ये बता दिया गया कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किसके लिए कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम जन्नत में जाओगे। इसके बाद जो फाइनल ट्रेनिंग होती है हथियारों की, ये यहाँ पे होती है। इसके बाद कोटली का अब्बास कैंप, और ये अलूसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फियादीन तैयार होते हैं, फिदाइन। अब आगे बढ़िए, सियालकोट का सरजल कैंप, आपको याद होगा मार्च साल 2025 में कुछ आतंकवादियों ने भारत के पुलिस के जवानों की हत्या की थी, उनको ट्रेनिंग यहीं से मिली थी, तो उसका बदला भी हमने ले लिया। सियालकोट का जो हिजबुल महमूना जाया कैंप है, पठानकोट में जो हमला हुआ था यहीं से हुआ था, तो हमने उसको भी तबाह कर दिया। मुरुदके का मगजल तैयबा कैंप, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। अजमल कसाब की ट्रेनिंग यहाँ हुई थी। और जिस मस्जिद सुबान के जिक्र पाकिस्तान आर्मी ने किया था, जो अहमदपुर सरकिया में है, बहावलपुर में, जिसमें यह कहा गया है कि 5 मासूमों की मौत हुई, दरअसल जो इनका वो चलता था, जैश का हेडक्वार्टर, वो यहीं पे था, और हमने इसको भी बर्बाद कर दिया। अब अगर आपको आतंकवादी संगठन के हिसाब से बात बताऊं तो मरकज़ सुभान जो बहावलपुर में है, यहाँ जैसे मोहम्मद था। मरकज़ तैयबा, यहाँ पे लश्कर तैयबा था। सरजल, यहाँ पे जैसे मोहम्मद था। ममूना जोया सियालकोट, यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन था। और बरनाला में जो हुआ यहाँ लश्कर तैयबा था। और कोटली में जो हुआ यहाँ जैसे मोहम्मद था।
फिर कोटली में जो मस्कर राखिल साहिद में हुआ, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन था। मुजफ्फराबाद के दोनों कैंपों में एक लश्कर तैयबा था, एक जैश ए मोहम्मद था। यहाँ पे हमने आतंकवादियों की जड़ काटी है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, नो डाउट पाकिस्तान गद्दार भी है, धोखेबाज भी है, तो आराम से चैन की नींद सो जाना। वैसे तो हम इस लेवल पे महफूज हैं कि आप सोचिए कि भारत हमला कर रहा, पाकिस्तान झेल रहा। 4 दिन पहले भारत पे भी आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन इसके बावजूद भारत की सुरक्षा पे लोगों को इतना भरोसा है। आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि भारत में आईपीएल चल रहा है और एक भी फॉरेनर खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो भारत छोड़ के भागे और ये कहे कि नहीं, भारत में हम सेफ नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या बिसात है और हमारी क्या साख है, आप इसको यहीं से समझ सकते हैं। कितना बड़ा हमला हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आराम से यहाँ पे लोग आईपीएल खेल रहे हैं। अलग अलग देश के हैं। कोई भी कह सकता है कि भाई आपके देश में खतरा है, लेकिन कोई नहीं कह रहा, क्योंकि सबको भरोसा है कि वो भारत में है और भारत सुरक्षित है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे डिबेट्स जो आपको नहीं करने चाहिए तो आप मत कीजिए। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर वो इतने ही समझदार होते, इतने ही ज्ञानी होते, तो इस नौबत पे ना पहुंचते कि आज उनको रोटी कपड़ा मिल जाए तो उसको तरक्की समझते हैं। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि भारत चाँद पे पहुंच चुका। तो ऐसे लोगों से इस बारे में बहस करना कि हमने इतने मार दिए, हमने उतने मार दिए, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो आपको कभी गज़ा की तस्वीरें दिखाएंगे। अभी तो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक वीडियो आई, उसमें गज़ा के एक बिल्डिंग के गिरने की विजुअल्स थे। उस पर एक पाकिस्तानी ने कहा कि देखो हमारे फाइटर जेट दिल्ली गिरा है। अब सुनने के बाद हंसी आई, लेकिन क्या करें, मूर्खों पे हंसना भी तो एक तरह से अपनी बेइज्जती है। खैर, ये पूरी कहानी थी। जिस हिसाब से सरकार ने यहाँ पे कदम लिया, काबिल तारीफ़ है। आप पक्ष के हों विपक्ष के हों, लेकिन ऐसे कदमों पे आपको पीठ थपथपाना चाहिए। और जिस हिसाब से ये साजिश रची भारत की सरकार ने, जिस हिसाब से पूरा प्लान था, कि हमें ही नहीं उम्मीद था, आपको भी नहीं उम्मीद था कि ऐसा कुछ होगा। हमें लग रहा था कि अब जो कुछ होगा कम से कम 2, 4, 6, 10 दिन बाद होगा, जब हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे, जब मॉक ड्रिल होगी, ये सब ड्रामा होगा। लेकिन भाई, भारत सेना कब क्या कर जाए, भारत के जवान क्या कर जाएं और मोदी जी भी क्या कर जाए। और शायद मोदी जी का जो काम है रात के 8 बजे के बाद ही शुरू होता है, तो हो गया होगा, कुछ मूड घूम गया होगा। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। और ये ड्रामा पाकिस्तानियों से भी अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई रिक्वेस्ट है, ड्रामा बंद करो कि मासूम मारे गए। पाकिस्तानी है तो मासूम नहीं होगा। और ये मस्जिद का रोना भी बंद कर दो। धर्म पूछ के हम नहीं मारते, हाँ, लेकिन इतना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत होती, इतने ही तुम अपने इस्लाम के प्रति लॉयल होते, तो उन आतंकवादियों को तुम मस्जिद बनाने ही ना देते, कह देते कि भाई मस्जिद मत बनाओ, तुम आतंकवादी हो और इस्लाम का आतंकवाद से क्या संबंध, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही मानता तो। खैर, ये सब चीज़ें बोलना मतलब भूसे में सुई खोजने जैसा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और चैनल पे क्या हुआ था क्या नहीं आज नहीं बताऊंगा। आज मूड बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा खुश हूँ। जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, मज़ेदार हुआ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसे अपडेट के अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और ज़रूर दीजिएगा, चूँकि भाई कुछ दिक्कतें थी, रीच काफ़ी डाउन हो गई होगी 7-8 दिन में। बाकी तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।